मैं इराक में गृह युद्ध से उत्पन्न स्थिति तथा इराक में फंसे 41 श्रमिकों तथा उनके साथ वापस आने के इच्छुक शेष भारतीयों को भी वापस लाने की तत्काल आवश्यकता के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इस सदन में उत्तर देना चाहूँगी। अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं इस सम्मानीय सदन में पुनः कहना चाहूँगी कि सरकार इराक में हाल ही के घटनाक्रमों तथा इराक में फंसे भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा एवं संरक्षा के संबंध में संसद के माननीय सदस्यों की चिंताओं से पूरी तरह सहमत है। अध्यक्ष जी, भारत सरकार ISIS द्वारा प्रत्याशित हमलों के परिणामस्वरूप इराक में जारी संघर्ष और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को लेकर अत्यधिक चिंतित है। ISIS ने जिस गति से 8 जून को अपने हमले शुरू किए तथा उत्तरी एवं मध्य इराक के कई नगरों पर कब्जा कर लिया, उससे हर कोई हतप्रभ है। तब से इराक में सुरक्षा की स्थिति गंभीर तथा अस्थिर बनी हुई है। इस संघर्ष की शुरुआत में इराक में भारतीयों की संख्या लगभग 22,000 थी। इनमें से बगदाद में 500, नजफ में 2300, करबला में 1000, बसरा में 3000 और कुर्दिस्तान में 15,000 तथा अन्य शहरों में 200 भारतीय शामिल हैं। इन अप्रत्याशित हमलों के बाद संघर्ष के क्षेत्रों में कुछ भारतीय फंस गए थे। अध्यक्ष जी, तिक्रित शहर के एक स्थानीय अस्पताल में कार्यरत 46 नर्सों का एक समूह भी संघर्ष के कारण फंस गया था। उन्हें एक अज्ञात समूह द्वारा 3 जुलाई को मोसुल लाया गया था। उन्हें 4 जुलाई को रिहा कर दिया गया था तथा उसी दिन उन्हें भारत वापस लाने के लिए एयर इंडिया के एक विशेष विमान की व्यवस्था की गई थी और उस विशेष विमान द्वारा वो 5 जुलाई की सुबह सुरक्षित कोच्चि पहुंच गई थी। इनके साथ ही 134 अन्य भारतीय कारीगरों को भी वापस लाया गया था, जिसमें से हैदराबाद में 80 छोड़े गए थे और दिल्ली में 54 व्यक्ति लाए गए थे। अध्यक्ष जी, मोसुल में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत लगभग 41 भारतीय राष्ट्रिकों के एक अन्य समूह को एक अज्ञात गुट ने बंदी बना लिया था। सरकार उन्हें रिहा करवाने का भरसक प्रयास कर रही है और सभी आवश्यक कदम उठा रही है। अध्यक्ष जी, भारत सरकार इराक में सुरक्षा स्थिति पर नियमित रूप से पैनी नज़र रखे हुए है। इराक में इस संकट की शुरुआत से ही हमने 15 जून को, 24 जून को और 28 जून को अपने राष्ट्रिकों को नियमित रूप से ट्रैवल एडवाइजरीज जारी की हैं। भारतीय राष्ट्रिकों को अगली अधिसूचना जारी होने तक इराक की किसी प्रकार भी यात्रा न करने की सलाह दी गई है। जो प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय है, उनके द्वारा ECR की श्रेणी के यात्रियों द्वारा इमिग्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो 19 जून 2014 से प्रभावी चला आ रहा है। हमने इराक में हमारे नागरिकों को पुनः सलाह दी है कि वो कमर्शियल मीन्स से देश छोड़ दें यदि ऐसा करना सुरक्षित है। वर्तमान सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले हमारे राष्ट्रिकों को ये सलाह दी गई है कि वो यथासंभव घरों के भीतर ही रहें और उत्पन्न सुरक्षा स्थिति से संबंधित ताज़ा सूचना और आवश्यक मार्गदर्शन के लिए बगदाद स्थित हमारे दूतावास से संपर्क में रहें। जिन भारतीय राष्ट्रिकों के पास यात्रा दस्तावेज नहीं है अथवा जिन्हें एयर टिकट जैसी अन्य सेवाओं और इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए सहायता की आवश्यकता है, उन्हें सलाह दी गई है कि वो बगदाद स्थित हमारे दूतावास से सहायता प्राप्त करें। अध्यक्ष जी, जून से बगदाद स्थित हमारे दूतावास और विदेश मंत्रालय ने विशेष नियंत्रण कक्ष बनाकर 24 घंटों की हेल्पलाइनें स्थापित की हैं, ताकि इराक में रहने वाले हमारे राष्ट्रिकों को और भारत में संबंधित परिवार के सदस्यों की सहायता की जा सके। इन हेल्पलाइनों के बारे में मीडिया के माध्यम से भी व्यापक प्रचार किया गया है। अध्यक्ष जी, हमने बसरा, नजफ और करबला में विशेष कार्यालय स्थापित किए हैं और अतिरिक्त 25 स्टाफ सदस्य भेजकर बगदाद में अपने मिशन को और सशक्त किया है। ये क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय राष्ट्रिकों और जिन कंपनियों में वे काम करते हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं तथा उन्हें एयर टिकट प्रदान करने के साथ ही आप्रवासन और प्रस्थान सहायता करके अपने राष्ट्रिकों को इराक छोड़ने की सुविधा प्रदान करने के लिए भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम लोगों ने अपने पूर्व राजदूत को इराक भेजा है, जिससे हमारे राष्ट्रिकों की सहायता हेतु दूतावास द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और सुदृढ़ बनाया जा सके और उनका समन्वयन किया जा सके। इराक में हमारे राष्ट्रिकों को सहायता प्रदान करने के लिए हमारे यहाँ एक कोष होता है, ICWF, भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष, हम उसका भी उपयोग कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रिकों की वापसी से संबंधित
अंतर मंत्रालयी स्थायी समूह ने स्थिति की मांग के अनुसार इराक से हमारे नागरिकों को सुरक्षित और शीघ्र वापस लाने के लिए ठोस आपातकालीन योजनाएं तैयार की हैं। हालांकि हमने किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्वयं को तैयार कर रखा है, फिर भी हम यात्रा दस्तावेजों और एयर टिकटों सहित हर अपेक्षित सहायता प्रदान करके अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए या इराक में अपेक्षा के सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाने की सुविधा प्रदान करने में लगे हुए हैं। अध्यक्ष जी, 22 जुलाई की स्थिति के अनुसार 4000 भारतीय नागरिकों को भारत की वापस यात्रा के लिए सहायता प्रदान की गई है, जिसमें शिविर कार्यालय की स्थापना के बाद से 3000 से अधिक नागरिकों को हमने एयर टिकट्स भी दी हैं। भारतीय नागरिकों, विशेष रूप में मौसूल में बंदी बनाए गए 41 भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा हमारे लिए अत्यधिक चिंता और तत्काल कार्रवाई का मामला है। हम उनकी सुरक्षित वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी इस सम्मानित सदन को आश्वस्त करती हूँ कि हमारी सरकार का ये गंभीर प्रयास रहेगा कि इस समय इराक में प्रत्येक भारतीय नागरिक की सहायता की जाए और उसकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए। I wish to express my sincere thanks to Madam Speaker for giving me an opportunity for initiating such an important subject like the situations of Iraq after the internal war of Iraq has broken. First of all, let me appreciate the Ministry of External Affairs and the Government of Kerala for their coordinating efforts to brought back 46 Malayali nurses from the captive. Government of, you know, Madam, Government of Kerala has done a lot of homework in this regard. Honorable Chief Minister met you 4 times, and the Government of Kerala has established their day-to-day contact, even not only day-to-day, minute-to-minute contact to the Indian Embassy and Malayali nurses. And the final result was very much happy that all the 46 Malayali nurses were evacuated. But the reports from Iraq was somewhat alarming after that. Especially 41 construction workers, those who are from Punjab, are stranded in Iraq. Our external affairs spokesperson confirmed the kidnapping of these 41 persons on June 18, Madam. Already 45 days are over. What happened to them? If they are safe, what is the action taken by the government for evacuating them? The entire country is watching. All the families of these 41 construction workers are in a deep concern, agony and pain. Those who are affecting those families, how can we tackle them? What is the step taken by the government in this regard? If there is any diplomatic relations talks on going on, there are some talks that they are asked for some ransom. Is it true? Is it true or not? The country is likely to know that, Madam. Then, what exactly is that? There is a feeling, Madam, that the priority given by this issue has come down for some case. Because nowadays, now response from the government is hearing. What happened is these 41 construction laborers are not hearing. If the government of Punjab is aware of this fact, what is their role in this thing? Kerala government is taken a good role for brought back these 46 Malayali nurses. What is the role taken by the Punjab government for bringing back these 41 construction workers? I would like to know, Madam. And also, Subramanian Swamiji, the close aide of our Prime Minister, already tweeted that Modi has ordered a battleship with air cover to Iraq to rescue our people. If the air cover is already over, if that air cover is not functioning now, anyway, you are taking the advantage of the Malayali nurses evacuation. What exactly the External Affairs Ministry and the Government of India is done in this regard? We would like to know from the madam. And also there is an alarming report that around 66,000 people are stranded in various parts of the Iraq after the civil war. What is the action taken by the government? If there is any statistics with the External Affairs Ministry, I have today's reply from the Honorable Minister. As of 22nd July, over 4,000 Indian nationals have been provided assistance for traveling back to India. This is what Madam replied today. But yesterday, I have a reply from yourself only for a star question. That star question revealed that
The total number of Indians who returned to the country from the civil war affected countries like Iraq, Afghanistan, etc. For Iraq, your answer is like that. 2,065 are returned. 2,065. This is on 21st July. This is on 22nd July. Why these differences? Why this conflict? That means that there is no specific records in the External Affairs Ministry regarding the Iraq issue. That's what the general feeling, man. Therefore, we need an urgent and speedy action for Iraqi. We would like to know when will these people, those who are stranded in Iraq due to the civil war, will be brought back. Therefore, I need a specific answer. The House is needed specific. And then my second is, I think the entire House will join with me about the workaholic attitude of Malayali nurses. Those who are working all over the world. If there is a hospital in the world, then there should be a Malayali nurse will be there. Yes. To giving a message of Florence Nightingale. These 46 Malayali nurses are all young girls with the age of 20 to 25. They went Iraq for their livelihood exactly okay. There are some issues of rehabilitation. I know Madam will answer that rehabilitation is not our duty, it is the duty of the state government. I'm also agreeing like that. This is not the rehabilitation. The government of Kerala is doing a lot of works in the Chief Minister called and their hospital owners, and they are doing the rehabilitation work in a commendable manner. But there are some issues for them. They brought loan from the banks for their study, nursing study. 2 lakhs, 3 lakhs, each and every nurses. They went to Iraq and they are already repaying. But after the situation, how can they repay now? Therefore, I urge upon the government to at least to waive off these loans of these Malayali nurses. Second one is regarding this experience certificate. Those who are worked in Iraq are not got experience certificate. If they got the experience certificate, it will be benefit for their future endeavor. Therefore, your embassy can help them for getting this experience certificate and also arrears. Those who are working in the hospital, they don't know what the arrears. Therefore, getting arrears and for getting this certificate, experience certificate, embassy should intervene. Therefore, I seek an intervention of Honorable Minister for these 3 matters, for waiving of the loans and to getting of the experience certificate and the salaries. Madam, I'm not taking so much time, Yes. but the entire country is now looking the government of India. Yes. What is to be happen, these 41 construction workers, and what will be happening, the rest of the people, those who are stranded in Iraq. We need a speedy and effective action from the government of India. That's all I know. Yes. Sri N.K. Premachandran. Thank you very much, Madam Speaker. And I express my sincere thanks to you in taking up this issue as a call attention motion. And also I would like to congratulate the government of India as well as government of Kerala. And that too especially Madam Sushma Swaraj ji, the External Affairs Minister, as well as the Honorable Chief Minister of Kerala, Sri Umman Chandi. And it has established in our country that if the state government as well as the central government is having a coordinate effort to meet the issues or the challenges, how we are able to succeed in those issues, it is a typical example, it is a model example for which, once again, I take this opportunity to congratulate both governments and both Chief Minister as well as Madam External Affairs Minister. Madam, the para 6 of the statement is very alarming that it has already been enlightened by Honorable Sri K.C. Venugopal. Yes. That by raising the issue that 41 citizens of our country is still in the captive stage, and the steps which is to be taken, and it is, I don't know how it is able to explain in the House. Small clarification. Even then I would like to know what are the concrete action plan which the government would take so as to bring them back to the country, and what the diplomacy is being going on in respect of that fact. Only clarification. And also those who have already been brought back to the country,
And it has already been stated that so many measures, that is rehabilitation is the main issue. Ask one clarification only one only question. you can In ask. respect Yes, of the rehabilitation, madam, in respect of the Yes, rehabilitation. yes. Because of the civil war, they have been brought back. And these nursing students as well as the construction workers and so many NGOs and so many private entrepreneurs have come in forefront so as to help them. My position is not only in respect of this, whether the government of India will formulate a package Yes. so as to have the rehabilitation of these persons who have been brought back to the country. Some rehabilitation package has also be Take- as a part of this repatriate in Yes, respect of those who have come back to the country. These two clarifications I would like to. श्री धर्मवीर गांधी, छोटा केवल क्लेरिफिकेशन पूछना है, लंबा भाषण नहीं। मैडम, Yes. सबसे पहले इस मुद्दे पे बोलने से पहले मैं इस बात का आभार करता हूं कि हमने जब भी इस मुद्दे पे विदेश मंत्री से मिलने की इच्छा प्रकट की, हमें टाइम मिला है, हर बार हम मिले हैं, आश्वस्त किया है और सरकार ने जो अपना ब्यौरा दिया है, अपने जो सरकार ने काम किया है वो उसमें काफ़ी काम अच्छा हुआ है, परंतु अभी कुछ मुद्दे हैं जिन पे अभी ध्यान देना बाकी है। खास करके जो मोसल में जो 41 पंजाबी बंधक फंसे पड़े हैं और जो समय बीत रहा है, आशंकाएं, अनिश्चितता और डर और भय का माहौल बना हुआ है, अब वहाँ फैल रही हैं। पंजाब के लोग जहाँ दिल्ली में आ चुके हैं, जंतर मंतर पे हम लोग गए थे, हम 4 MP, आप हमारी पार्टी के हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल भी विदाउट एनी मीडिया ग्लेयर, हम सब लोग वहाँ उनके बीच बैठे, मंत्री जी से बातचीत की, मंत्री ने आश्वासन दिया हमारे नेता को, हमारे भगवंत मान जी को, हमारे जो संसद सदस्य हैं, कि वो सभी लोग ठीक ठाक हैं। कल फिर दोबारा मैं एक नई लिस्ट लेकर जो हमें पंजाब से मिली थी, मंत्री जी के पास गया, उन्होंने फिर हमें आश्वासन दिया कि वो ठीक ठाक हैं। तो आप कोई क्लेरिफिकेशन तो नहीं है एक मेरी मैडम बेनती है कि जब जंतर मंतर पहुंचे तो हमने देखा कि अकेले पंजाब से नहीं, लोग वहां बिहार से भी थे, यूपी से भी थे, राजस्थान से भी थे। तो मैं मंत्री से बेनती करता हूं कि इस मामले पे क्यों ना एक नियमित समय पर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, और अभी तक बुलाई जानी चाहिए थी, ताकि लोगों को समय समय पर इस मामले पे वो उनको जानकारी मिलती रहे, और जो अनिश्चितता का दौर है और उसके बारे में जो पुष्ट जानकारी है वो अपने लोगों तक लेके जाएं। हमारे कार्यकर्ता लगातार गाँव में जा रहे हैं, पंजाब में लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं, जो हमें सरकार आश्वासन देती है, परंतु अभी मैं समझता हूं कि बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि जो लोग अभी बंधक बनाए हुए हैं उनके अलावा हजारों लोग बंधकों जैसी स्थिति में हैं, जिनके जो कंपनी मालिक हैं उनको उन्होंने बंधकों जैसे रखा है, उनको चार्ज नहीं करने देते, टेलीफोन, वो घर पे संपर्क नहीं कर सकते। तो मैं मंत्री से बेनती करता हूं कि अगर इनके पास पुख्ता जानकारी है कि हमारे 41 बंधक वो ठीक ठाक हैं, तो अगर जो संभव हो सके तो कृपा करके उनके परिवारों के साथ उनकी बातचीत करवा दी जाए, ताकि उनको कुछ सांत्वना मिल सके, कुछ सहारा मिल सके और उनको हौसला मिल सके। और इसके अलावा मैं एक और बेनती करना चाहता हूं कि हमारे पास हमारी पार्टी में एक संसद सदस्य वो नॉर्वे में राजदूत रहे हैं, अगर उनकी सेवाओं की जरूरत हो, हमारी पार्टी की सेवाओं की जरूरत हो, हम लगातार ये देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। बंडारू दत्तात्रेय जी कुछ नहीं, बंडारू दत्तात्रेय जी एक हाथ कोई प्रश्न ज्यादा नहीं होता, नाम नहीं है। यस, थैंक यू मैडम गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। मैं पहली बार अपने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भाई दुबई से उधर से जाकर कम से कम 10,000 लोग हाँ इस वो वातावरण बता में रहे थे। हैं ना, वही लेकिन बताया उन्होंने। मैं मंत्री जी को उन्होंने बहुत जो है हमको सबको मिलाकर प्लीज। पहली बार है, हमने बहुत बार वो सरकारों को बहुत बार हमने अपील किया, लेकिन पहली बार है जी ठीक है। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर Yes, इनिशिएटिव Mr. लेके सबको बुला के जो है उन्होंने स्पेशल फ्लाइट यस में मैडम मिनिस्टर, केवल दिल्ली को नहीं, धन्यवाद। उन्होंने हैदराबाद और सब लोगों को पहुंचाने तक, विमान में पहुंचाना, उनको देखभाल करना और ये करें। मैं इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है, उन्होंने मुख्यमंत्री तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री से बात किए हैं, लेकिन तेलंगाना जिलाओं से विशेष करके मैडम बहुत गरीब लोग हैं और बहुत करके जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो वेणुगोपाल जी बताए वैसे ही बहुत लोग हैं। ये लोग ज़्यादा दुबई से जाके इराक में गए, उनको इलीगल इमिग्रेंट के नाते से काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इसीलिए मेरा मांग है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स बोल के जो बताया गया, फिर भी उन्होंने
कानून के ज़्यादातर ही उन्होंने जो है उनसे सरकार से बातचीत करके उन्होंने लाए। लेकिन बस मेरा ऐसा रिक्वेस्ट होता है, है। जैसा उन्होंने पूछा रिहैबिलिटेशन के बारे में, दत्तात्रेय 5 जी, लाख 10 लाख रुपए दत्तात्रेय जी, लेकर उन्होंने परेशान मैंने हुए। केवल उनका स्पेशल rehabilitation केस के बारे में करके भी आपको थोड़ा- एक आध का बात के लिए बोला, ज़्यादा नहीं, इसमें हो गया ना ये। I want to, on the same issue of these, इस पर our Indians. डिस्कशन नहीं होता, केवल एक आध- Madam, this is just an जी जी intervention. बताइए ना। Now, I want to say that though our concern is for all our Indians who are caught up in this Iraq turmoil, naturally our concern is also for our own state. And as my colleague has raised, 41 Punjabi families are involved in this. How? Now, I would like to know from the External Affairs Minister. Yes, Now, yes. I understand that they are in the clutches of some hostile group. We do not know whether they want any ransom or in what condition they are. They are in touch. बता देगी ना। They are in touch, Madam Speaker, with our people. Our people in Punjab are in touch with them. So they are very much there. They are in custody. And we would like to know what the situation is. Yes. And is any effort being made to release them? That is what I want to know from you. यस, चंदू बांद्रा जी, आप उसी में चिंता करना चाहते हैं, आपका नाम जोड़ देंगे कि आपने वही चिंता करी। मैं स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से Yes, yes. माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक तो बंधकों को रिहाई का मामला है, इनकी कोशिशें हैं, उनको तो सारा देश प्रशंसा करता है, तसल्ली है, मगर जो उनके परिवार हैं, ज़्यादातर लोग गरीब हैं, उनकी रोटी पानी का हो गई प्रबंध नहीं। इसके बाद। हमारी पंजाब सरकार ने उनके लिए कुछ करने की ऑफर की थी और हमको वहाँ उनके घरों में भेजा भी था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अगर पंजाब सरकार की ऑफर है ये, जो भी कुछ खर्चा करने की वो भी तैयार है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उनके परिवारों को संभालने के लिए कुछ मदद करे तो अच्छी बात मैडम हो। मिनिस्टर, अब हो गया। धन्यवाद अध्यक्ष जी। 3 माननीय सदस्यों ने ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, लेकिन 3 और साथियों को भी आपने बोलने का मौका दिया। तीनों साथियों ने जिन्होंने ध्यानाकर्षण दिया था, उन सब ने सबसे पहले सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है जो अब तक काम किया है। मैं उन सभी के प्रति धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत कम होता है कि विपक्षी दलों से ऐसा सुर निकले। लेकिन मैं अभिभूत हूँ इस बात से कि केरल के मुख्यमंत्री श्री ओमान चांडी जी 2 दिन तक यहाँ रहे, 4 बार मुझसे मिले, इकट्ठे हमने रणनीति बनाई और उसके बाद जब ये सफलता प्राप्त हुई तो केवल उन्होंने अपनी ओर से धन्यवाद नहीं दिया सार्वजनिक तौर पे, बल्कि केरल असेंबली से एक प्रस्ताव भी करवाया जिसमें उन्होंने सरकार की प्रशंसा। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत मैग्नानिमिटी उन्होंने दिखाई है कि जो हुआ हो उसको कोई माने भी। इसलिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबका ओपनिंग सेंटेंस सरकार के प्रति आभार व्यक्त करने का था। उसके बाद कुछ प्रश्न उठाए गए हैं जो प्रश्न बहुत वाजिब हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि जो 41 लोग पकड़े गए हैं वो सब पंजाब के हैं। कैप्टन साहब, वो सब पंजाब के नहीं हैं। उन 41 में से 31 पंजाब के हैं, 4 हिमाचल के हैं, 4 बिहार के हैं और 2 पश्चिम बंगाल के हैं। इस तरह से ये 41 बनते हैं। जहाँ तक ये सवाल है कि उन 41 के बारे में हमें कोई खबर है कि नहीं, क्योंकि वो कैप्टिव हैं। मैं यहाँ पहले बता दूँ, यहाँ बहुत बार स्ट्रैंडेड शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी कैप्टिव शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, जो इस समय इराक में लोग हैं उनको मैं 3 श्रेणियों में बांटती हूँ। एक है सुरक्षित, सेफ, दूसरे हैं बंधक, कैप्टिव, और तीसरे हैं फंसे हुए, स्ट्रैंडेड। सुरक्षित वो हैं जो कुर्दिस्तान में है, जहाँ किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो 22,000 की संख्या मैंने दी है उसमें से 15,000 कुर्दिस्तान में है, वो सुरक्षित हैं। बंधक हैं 41 जो कैप्टिव हैं, जिनके साथ हमारा कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है, संपर्क टूटा हुआ, इसीलिए हम उन्हें बंधक कह रहे हैं। जो बाकी लोग जिन्हें आप स्ट्रैंडेड कह रहे हैं वो सब के सब फंसे हुए नहीं हैं। वो उनमें से स्ट्रैंडेड हम उनको कहते हैं कि जो आना चाहते हैं भारत, लेकिन अपनी कंपनियों से जब कहते हैं जाने के लिए तो कंपनी का मालिक पासपोर्ट उनका रख लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें पासपोर्ट नहीं दूंगा, तो वो आ नहीं सकते। या कंपनी का मालिक पासपोर्ट दे देता है और टिकट का पैसा उनके पास नहीं होता तो वो आ नहीं सकते। वो जो 2 कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है या जिनके पास आने का पैसा नहीं है, उन्हें हम फंसे हुए की श्रेणी में रख सकते हैं। तो जहाँ तक फंसे हुए की श्रेणी का ताल्लुक है,
मैं पूरी जिम्मेदारी से यहाँ खड़े होकर के कह सकती हूँ कि एक भी इराक में रहने वाला भारतीय नागरिक जो भारत आना चाहता है, चाहे उसके पास पासपोर्ट ना हो, हमारे लोग उसको इमरजेंसी सर्टिफिकेट और यात्रा दस्तावेज दे रहे हैं। जिसके पास पैसा नहीं है उसको टिकट दे रहे हैं और दोनों चीज़ों की सहूलियत प्रदान करके उसको यहाँ ला रहे हैं। और केवल यहाँ नहीं ला रहे, यहाँ जब वो आते हैं तो हर रेसिडेंट कमिश्नर को, जिस राज्य के वो होते हैं, वो और मेरे अपने मंत्रालय के अधिकारी वहाँ उनको रिसीव करते हैं। उसके बाद उन भवनों में उनको ले जाते हैं और उन भवनों में जहाँ जहाँ उन्हें आगे जाना है, हैदराबाद जाना है तो हैदराबाद की एयर टिकट देते हैं, त्रिवेंद्रम जाना है तो त्रिवेंद्रम की एयर टिकट देते हैं, कलकत्ता जाना है तो कोलकाता की एयर टिकट देते हैं और उन्हें उनके अपने प्रदेश तक पहुंचाने का काम करते हैं। और मुझे हैरानी हुई जब भाई केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पहले 2065 का दिया आपने, 2065, आज आप 4000 कह रहे हैं, क्योंकि हर दिन लोग आ रहे हैं, इसीलिए हर दिन आंकड़ा बदल रहा है, वो जुड़ते जा रहा है। जो आपके पास 2065 का है वो किस जुलाई का? मैं आज 24 तारीख को 22 जुलाई का दे रही। अगर आज 24 जुलाई का दूं तो उसमें भी 150 लोग बढ़ गए होंगे। तो ये आंकड़े का अंतर नहीं है। पर मुझे दुख हुआ जब आपने कहा कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, केवल रिकॉर्ड नहीं, स्टेट वाइज रिकॉर्ड है मेरे पास, एक एक राज्य से कितने लोग आए हैं। और मैं सम्मानित सदस्यों को बताना चाहती हूँ, ये जो 4000 लोग मैंने कहा, इसमें हमने 3113 को खुद टिकटें दी हैं। बाकी वो लोग हैं जो या तो कंपनी के ने टिकट दे दी या वो संपन्न थे, अपने आप आए। और 3113 का रिकॉर्ड स्टेट वाइज दे सकती हूँ मैं। आप कह रहे हैं कि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। आंध्र प्रदेश, ये जब मैं आंध्र प्रदेश कह रही हूँ तो एक कंबाइंड है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्योंकि उनके पास अभी तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का अलग फिगर नहीं है। आंध्र प्रदेश 803, बिहार 218, दिल्ली 43, गुजरात 77, हिमाचल प्रदेश 22, केरला 294, 294, मध्य प्रदेश 4, महाराष्ट्र 38, पंजाब 662 कैप्टन साहब 662, राजस्थान 272, तमिलनाडु 23, उत्तर प्रदेश 385, अध्यक्ष जी 385, वेस्ट बंगाल 132, उड़ीसा 11, हरियाणा 61, उत्तराखंड 1, आसाम 1, कर्नाटक 5, J&K 1, चंडीगढ़ 1, गोवा 2। किसी प्रदेश से एक व्यक्ति भी आया है तो उसका रिकॉर्ड भी मेरे पास है। से ये मत कहिए वेणुगोपाल जी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं रखती। 3113 लोगों को हम अपनी टिकट देकर आए हैं और वो टिकट में एक एक का रिकॉर्ड हमारे पास है। इसलिए मैं 41 पे आ रही हूँ। जहाँ तक 41 का सवाल है, 41 का जहाँ तक सवाल है, मैंने ये कहा कि सीधे हमारा कोई राब्ता उनसे नहीं है, लेकिन बहुत स्रोत, एक नहीं, एक स्रोत पर शायद मैं एक सोर्स पर उतना विश्वास नहीं करती, बहुत सोर्सेज से हमें ये खबर मिली है वो सेफ़ हैं, अलाइव हैं और उनको खाना दिया जा रहा है, वो कुशल है। ये मैं यहाँ कह सकती हूँ अन्य स्रोतों के हवाले से, अन्य सोर्सेज के हवाले से। रही बात उनके परिवार वालों से मिलने की, और आपने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या कर रही है, मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ केरला ने अपने नर्सेज की चिंता की है तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उससे ज़्यादा अपने इन 41 लोगों की और अपने लोगों की चिंता की। अध्यक्ष जी, स्वयं बादल साहब मुझसे 3 बार मिले और एक बार उनके परिवार वालों के साथ मिले, एक बार सुखबीर सिंह बादल अलग से उनके परिवार वालों के साथ मिले। शिरोमणि अकाली दल का पूरा प्रतिनिधिमंडल उन परिवारों के साथ आता रहा है। और जो धर्मवीर गांधी जी कह रहे थे कल परसों, यहाँ हरसिमरत कौर बादल और भगवंत मान स्वयं उन सब लोगों के साथ मुझे मिले हैं, जिसमें 27 परिवार के लोग आए थे और 1.5 घंटा मैं उनके पास बैठी और एक एक चीज़ मैंने उन्हें बताई कि वो किस तरह से सेफ़ हैं। ये भी मैंने उन्हें बताया किस तरह से सेफ़ हैं। वेणुगोपाल पूछ रहे हैं आप एक्शन प्लान क्या है उन्हें निकालने का। अरे भैया, एक्शन प्लान को ही अगर मैंने खुलासा कर दिया तो फिर सारी गोपनीयता ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि बंधकों को निकालने का सबसे पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ये होता है सीक्रेसी, गोपनीयता। जब मैंने और चांडी जी ने मिलकर नर्सेज निकाली तो आपको एक्शन प्लान पता था। अलग अलग लोग पता नहीं मीडिया में क्या क्या कही जा रहे हैं। कल कोई एक व्यक्ति कह रहे थे दूसरे सदन में कि कोई केरल के एक व्यापारी उनको लेकर आए। मुझे तो केरल के किसी व्यापारी का नाम नहीं पता कि कौन निकाल के लाया। और अगर कोई केरल का व्यापारी
इतना ज़्यादा मजबूत है कि निकाल के ला सकता है, तो मैं इस सदन में खड़े होकर उससे प्रार्थना करती हूँ मेरे ये 41 बच्चे भी निकाल लाओ। पता नहीं कौन कौन क्या क्या कह रहा है। अध्यक्ष जी, मैं ये कह सकती हूँ, गल्फ कंट्रीज़ के सारे विदेश मंत्रियों से मैंने व्यक्तिगत तौर पर बात की है फ़ोन पर। गल्फ कंट्रीज़ के सारे एम्बेसडर्स को बुलाकर मैंने बात की। जिस देश से भी सहायता मिल सकती है उस देश से मैंने संपर्क साधा है। और मेरे लिए ये पंजाबी, बिहारी, तमिल, तेलुगु, मलयालम नहीं है, ये मेरे लिए हिंदुस्तानी बालक हैं। और मैं उस तरह से देख रही हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए देखती है। और जब वो आए भी थे परिवार वाले, तो मैंने उनको यही कहा कि वो हमारे बालक हैं, वो हमारे बच्चे हैं। और आपको मैं बताना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, हर दिन अपडेट लेते हैं प्रधानमंत्री मुझसे, हर दिन। और हर दिन शाम को मैं जाकर उनको बताती हूँ कि आज कितने लोग आ गए और इन 41 के केसेस में हम कहाँ तक आगे बढ़े। बल्कि मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, मैं चाहती थी ये चर्चा अगर हो जाए तो कम से कम सदन एक अपील करे जिन लोगों से ने उनको बंधक बना रखा है कि इराक और भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहें, बहुत ज़्यादा अच्छे रिश्ते। इसी सदन ने एक प्रस्ताव पारित करके कहा था कि भारत इराक में सेना नहीं भेजेगा। जिस समय लड़ाई भी हुई, भारत एक ऐसा देश था जिसने सेना नहीं भेजी थी। हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। आज ये सदन अपील करें उन लोगों से जिन्होंने उन्हें बंधक बना के रख रखा है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, इस रमज़ान में वो भारत को तोहफा देने का काम करें। हमारे वो बच्चे छोड़ दें जिनको उन्होंने पकड़ रखा है। वो निर्दोष हैं, वो बेगुनाह हैं, उनका कोई गुनाह नहीं है। और वो एक ऐसे मुल्क से संबंधित हैं जो मुल्क उनके साथ दोस्ती रखता है। इसलिए आज इस सदन से अगर ये सुर जाए तो मुझे लगता है सबसे बड़ा एक्शन प्लान जो वेणुगोपाल पूछना चाह रहे हैं इस सदन में, मैं ये कहना चाहूँगी, बाकी हमने दिन रात एक किया हुआ है, 24/7 हम लोग ये काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज की इस अपील का और भी असर अगर होगा तो ईद से पहले रमज़ान के अंत तक वो बच्चे वापस आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बस हो गया, अब नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, ऐसा होता नहीं है। रिकॉर्ड में ऐसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी तो प्रशंसा की, सरकार की भी की और केरला गवर्नमेंट की भी उन्होंने प्रशंसा की। नहीं, ये नहीं, लेकिन सुषमा स्वराज जी ने ये कहा कि वेणुगोपाल जी ने गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये सुनिए उन्होंने ये कहा, नहीं, उन्होंने ये पूछा खड़गे जी कितने, नहीं खड़गे जी वो वही है। उन्होंने केवल यही नहीं कहा, मेरे को बोलने तो दीजिए। उन्होंने केवल ये नहीं कहा, उन्होंने कहा एक में आंकड़ा 2065, दूसरे में 4000, कोई रिकॉर्ड नहीं, ये कहा। ना उन्होंने बोले ना, एक मिनट, प्लीज सब लोग नहीं बोले। नहीं, उन्होंने यही कहा। वो खुद कब है बताएं। नहीं, अगर गवर्नमेंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर में कितने लोग हैं, क्या है, इसका कोई अंदाजा है क्या, इसके बारे में कोई आंकड़े हैं, ये उन्होंने कहा। आपके पास आंकड़े नहीं है, नहीं कहा है या नहीं, इसकी बात उन्होंने की। एक और दूसरी चीज, ये पैकेज के बारे में, रिहेबिलिटेशन के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, लोन वेवर के बारे में उन्होंने पूछा है, वो उसके बारे में आप नहीं बताए, वो जरा देखिए। राकेश जी मंत्री जी सक्षम है आपकी। पहले तो मैं ये बता दूं कि उन्होंने बाकायदा 2 अलग आंकड़े देकर के मुझे कन्फ्रंट किया कि आपने एक आंकड़ा 2065 का दिया, आज 4000 कह रही हैं, आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास कोई आंकड़े नहीं है, ये बात कही, इसलिए मैंने उसका जवाब दिया। लेकिन हाँ, पर वो तारीख अलग है ना। जहाँ तक आपने लोन वेवर और इसकी बात की है, इसीलिए जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा है, कोई डिस्कशन नहीं, उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भी इसीलिए वो चीज़ काट दी गई थी क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट्स का डोमेन है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डोमेन नहीं है। हम उनको उनके प्रदेश तक जब पहुंचा रहे हैं तो आगे उनको कोई नौकरी देना, आगे उनका पुनर्वसन करना वो राज्य सरकारों का काम है। और इसीलिए मैडम, जो आपने प्रस्ताव स्वीकृत किया था उसमें से वो लाइन काट दी थी और केवल 2 चीज़ें रखी थी कि इराक में उत्पन्न स्थिति और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए एफर्ट्स, वहीं तक मैंने अपने ध्यानाकर्षण का जवाब